बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत फैसले से फैसला। एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसल का इजलास आज शाम गए श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्कद इस इजलास के दौरान जहां कई और फैसले लिए गए हैं, वहीं एक्सग्रेशिया के हवाले से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और आज एक्सग्रेशिया के हवाले से लिए गए सरकार के फैसले में ये भी बताया गया है कि अब तक जो डिफेंस के जम्मू कश्मीर से जिन डिफेंस फोर्सेस का ताल्लुक था और वो मुल्क के लिए कहीं शहादत पाते थे तो उसे अब तक 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया रिलीफ मिला करता था। लेकिन आज के बाद हुक्मनामे में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के किसी भी हिस्से में शहादत पाते हैं तो उन्हें 25 लाख रुपए का जो है एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाएगा। और ये 1 फरवरी 2022 से ये फैसला उन पे नाफिजुल अमल रहेगा। ये एक फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का और बड़े कई फैसले भी हुए हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बड़ा मामला यात्रा का। कल बारिशें, ख़राब मौसम और कल ख़राब मौसम की वजह से यात्रा को रोका भी गया था। चंदनवारी से यात्रा को कल रोका गया था, लेकिन आज मौसम में बेहतरी के बाद यात्रियों के काफिले नुनवन और बालथल बेस कैंप से आगे के लिए रवाना हुए। और कल जिन 3000 यात्रियों को पहलगाम में रोका गया था उन्हें आज सुबह आगे जाने की इजाज़त दी। यात्रा अब तक 75,000 लोग यात्री जो हैं वो अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। और कुल मिला के जम्मू से भी आज 6,000 के करीब यात्री जो हैं वो कश्मीर के लिए रवाना हुए। कल जम्मू में भी आर्जी तौर पे यात्रा को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया गया था, लेकिन मौसम में बेहतरी के बाद यात्रा को आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। यात्री लगभग 75,000 का हिंसा पार होना जा रहा। आज 7वां दिन था। लेकिन इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज एक गाड़ी को हादसा भी पेश आया है। और ये हादसे में 4 खवातीन, 1 ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि जम्मू से श्रीनगर आ रही एक तवेरा गाड़ी लगभग 150 फुट गहरी खाई में खारपुरा बानिहाल के नज़दीक गिर गई, जिसमें ये सभी लोग ज़ख्मी हुए। ये सुबह 11:30 बजे के करीब हादसा पेश आया। मुकामी लोग, फौज, पुलिस और जितने भी वॉलंटियर्स इलाके के फ़ौरन जाके उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी ज़ख्मियों को बानिहाल के ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से 3 अफराद को मेडिकल कॉलेज अनंतनाग बेहतर इलाज के लिए ट्रांसफ़र किया गया, रेफ़र किया गया है। हमारे बानियाल के एरिया में खारपुरा, जिसका नाम है, खारपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ। सभी लोकल थे बानियाल एरिया के, जिनको टाइमली हमारे वॉलंटियर्स रेड क्रॉस की टीम ने यहाँ पे लाया। टाइमली उनका इलाज हुआ। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तैनात थी। मैंने खुद सुपरविजन किया उनका। तो ये टोटल 8 थे, जिनमें 3 को हमने रेफ़र किया जीएमसी अनंतनाग फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, और एक उनमें से छोटा बच्चा है उसको भी। बाकी जो 4 इंजर्ड थे वो माइनर। और चलिए ज़रा हालात वाक़ात भी कश्मीर के बताते। खुद सुपुर्दगी का वाक़ा कुलगाम में पेश आया है। सरकारी ज़राए से मालूम हुआ है कि कुलगाम में एक झड़प के दौरान मिलिटेंट्स की मौजूदगी के इत्ला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान वहाँ पे मिलिटेंट्स और फोर्स के दरमियान गोलीबारी का तबादला ही हो रहा था कि अचानक फोर्सेस ने वालदेन को यहाँ पे सामने लाया और वालदेन की अपील पर 2 महसूर मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी का फैसला भी किया और बाद में उन्होंने अपने वालदेन के सामने, फोर्सेस के सामने खुद सुपुर्दगी की। और उनके कब्जे से पुलिस ने असला और गोला बारूद वो जब्त करने का दावा किया है। लगभग इस साल में ये पहला ऐसा वाक़ा है जब मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की हो। आपको बताते चलें, ये वाक़ा दौरान शब जो इनकाउंटर हुआ कुलगाम के इलाके में उस दौरान पेश आया है। और पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों का ताल्लुक TRF मिलिटेंट तंजीम से था। और आज की खुद सुपुर्दगी के हवाले से काफ़ी अच्छी खबर ये आई है। लेकिन आपको बताएं, दूसरी खबर पटन के नज़दीक के इलाके की है। पटन के नज़दीक के इलाके में आज सुबह फोर्सेस की गश्ती पार्टी को पलहालन मोड़ के नज़दीक एक
बारूदी सुरंग की मौजूदगी की इत्तला मिली और इसके बाद फोर्सेस ने फौरन हरकत में आके पूरे शाहरा को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और यहाँ मौजूद नस्ब की गई बारूदी सुरंग को बेकार किया गया, नाकारा बनाया गया और यहाँ एक बड़ा हादसे को टाला भी गया। पुलिस ने बताया कि अगर इस बारूदी सुरंग को वक्त पे नाकारा नहीं बनाया जाता तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और चलिए कुछ सियासत की बात। और सियासत में फारूक अब्दुल्ला शह सुर्खियाँ बटोरने में माहिर हैं। आज भी उन्होंने शह सुर्खी की ही बटोरने की बात की। श्रीनगर में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे और फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ मीडिया से जब बात की तो कई मामलात उठाए। कभी कभी फारूक अब्दुल्ला जलाल में भी आ जाते हैं और कुछ जलाल का मौका आज उनका भी था। और आज जहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ईद मुबारक भी पेश की। जम्मू कश्मीर में सदर हिंद के इंतखाबात के सिलसिले में बताया कि यशवंत सिन्हा जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रहे। बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान पार्लियामेंट हैं और उनके पास 2100 वोट भी हैं जो कुल 3 मेंबरान पार्लियामेंट के हैं। और यशवंत सिन्हा से लेके फारूक अब्दुल्ला ने ईद पैगाम भी दिया, लेकिन जाते जाते एक ऐसी बात भी कह डाली जिसको बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि ये देश से दुश्मनी है, ये मुल्क से गद्दारी है। ज़रा वो पहले सुन लीजिए उन्होंने ईद पे क्या बताया, यशवंत सिन्हा पे क्या बताया और उसके बाद हम बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो क्या था और बीजेपी वाले उस पर क्या बता रहे हैं। ईद की मुबारक करता हूँ लोगों को और अल्लाह से मांगता हूँ कि ये ईद अच्छी हो और लोग बाग ज़रा एहतियात करें, बहुत ही एहतियात से ईद मनाएं और गरीबों को मदद करें। आज पार्टी मीटिंग और होने वाली है, क्या लगता है उसमें क्या यात्रा मीटिंग पहले होने वाली थी? यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं, वो यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं 9 तारीख को। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उस वक्त आपको मदऊ किया जाएगा, आप वहाँ पे यशवंत सिन्हा 9 तारीख वाले फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, चलते चलते उनसे पूछा कि तिरंगा और सरकार का हुक्मनामा उस पर क्या राय है। एक बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया, उस पर नेशनल बीजेपी काफ़ी बरहम भी है और बीजेपी ने आज शाम गए, बाद दोपहर को शाम गए यूँ कह सकते हैं हम, उस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान मुल्क दुश्मनी के वक्त, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले बीजेपी के बड़े लीडर तरुण चुग जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में वो साफ जाहिर है सदर हिंद के इंतखाबात के हवाले से अपने वोट बैंक को बढ़ाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और इसी वोट बैंक की सियासत में उन्होंने आज फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती दोनों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत में इन दोनों जमातों ने कभी भी अवाम का भला नहीं सोचा है। ये भी उन्होंने बता डाला कि बीजेपी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए पैवदान खोल रही है और यहाँ पे तालिब पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तालिब से लेके जम्मू कश्मीर में ख़ानदानों की जो बात तरुण चुग ने की, क्या की, आपको सुनाते। अलायंस है, वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन डीडीसी चुनाव में भी बना था और वो गठबंधन डीडीसी चुनाव में ही फेल हो गया था। लोग ना तो अब्दुल्ला एंड सन्स को पसंद करते हैं, ना मुफ्ती एंड सन्स करते हैं। ये दोनों परिवार और कांग्रेस, इन 3 परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र भी किया और जम्मू कश्मीर की संपदा, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को लूटा है। इसलिए ये इकट्ठे मिल जाएं, अलग अलग हो जाएं। जिस तरह डीडीसी चुनाव में फेल हुए थे, बीडीसी चुनाव में फेल हुए थे, पंचायत चुनाव में फेल हुए थे, आगे भी ये फेल ही होने वाले हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर की जनता के मन से निकल चुकी है और अब भारत की और जम्मू कश्मीर की जनता टेररिज्म को पालने वाले पाकिस्तान, चाइना के गाने गाने वाले पसंद नहीं। लश्कर तोयबा का हाल ही में आतंकी पकड़ा गया तालिब हुसैन, भाजपा कार्यालय की भी रैकी की गई थी। ऐसे में चुनावी प्रचार करना, क्या लगता है ये भी कोई चुनौती है? ऐसा की चिंता नहीं है। देश के लिए काम करना भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक संकल्प है और इसमें
चलिए तरुण चुग सियासत पर भी बात करे थे, हालात पर भी बात की, लेकिन आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका एमएलए मरहूम एडवोकेट गुलाम नबी डार की आज बरसी थी, 16वीं बरसी। और 16वीं बरसी पर आज कुलगाम के चवलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोग्राम भी बना रखा था, जिस दौरान उनको याद करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश की गई, फातिहा खानी की गई। यहाँ पार्टी के सूबाई तर्जमान इमरान नबी डार ने भी यहाँ आवाम को खिताब किया, खिराज अकीदत पेश की। यहाँ अब्दुल मजीद लारमी भी मौजूद थे। यहाँ दूसरे लीडरान ने भी उनके रूह के सुकून के लिए दुआ की, फातिहा खानी की। और यहाँ पे समाजी और सियासी शख्सियात ने भी उनके सियासी मामलात पर भी रोशनी डाली। यहाँ डॉक्टर बशीर अहमद वीरे भी थे और फातिहा खानी के दौरान सरकार पर इल्ज़ामात भी लगाते हुए यहाँ बताया गया कि उन्होंने सरकार को इस प्रोग्राम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था, लेकिन आखिरी लम्हात पर सरकार ने उनको ये प्रोग्राम करने की पूरी तरह से खुली छूट नहीं दी। क्या बताया मजीद लारमी ने, क्या बताया इमरान नबी डार ने, पहले ज़रा सुनते हैं, उसके बाद हम शोपियां का रुख करेंगे। हम अलाउ करेंगे। डीसी साहब से भी बात की, लास्टली हमें शाम को बताया गया और एक मैसेज दी गई कि नहीं ये अलाउ नहीं होगा। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ एसपी साहब का, सुबह मैंने उसको फोन किया, मैं कहा हमने अगर डॉक्टर फारूक साहब को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होती है, कल बीजेपी की थी या इससे पहले भी पीडीपी या बाकी पार्टी की होती, तो इनको तो अलाउ करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। आज उसने ये एक्सक्यूज दे दिया कि हमें आज यहाँ पे अमरनाथ यात्रा है, कहीं पे कॉर्नर में हवन है, वो कुछ भी शायद हो या न हो, गार्ड नोज बैठती है तो हम नहीं जानते। तो उन्होंने बिल्कुल डिसअलाउ किया हमें। और आज हमारा यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ये बता रही थी कि फ़ारूक अब्दुल्ला को भी आना था, प्रोग्राम बड़ा रखा गया था, लेकिन आखिरी लम्हात पे सरकार ने उन्हें ये प्रोग्राम से मना कर दिया। लेकिन आपको बताएं सोशल मीडिया पर कल शाम को एक ऑर्डर जो है, यूँ कहीं एक लिस्ट जो है वो बड़ी वायरल हो रही थी और इस लिस्ट में PAGD के अलायंस के हवाले से सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी। उसको देखते ही लग रहा था कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसी हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला खाका या खित्ता जिसने भी खींचा है बड़ी समझदारी के हवाले से खींचा गया है। साफ तौर पे जो कुछ भी उसमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद अंदाज़ा यही लगाया जाता था कि बड़े पापड़ बेले हैं, बड़े तीर चलाए। और उसी के बाद PAGD ने बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तरदीद कर दी, इसको एक फेक न्यूज़ बताते हुए बताया कि है हमारा अलायंस के लिए बातचीत हो रही है और पिछले 1 महीने से हम मुख्तलिफ पहलुओं को खंगाल तो रहे, लेकिन इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, किसी ने बेपरखी उड़ाई है। लेकिन यही मामला और इस पर शोपिया में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सर्किट हाउस में इजलास हुआ, उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने बताया कि आने वाला वक्त मुश्किल वक्त है और इस वक्त मुश्किल वक्त में हम सबको कहीं न कहीं एक ऐसे सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा ताकि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। और ये सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे तब हो सकता है जब हम एक होंगे, एक मुट्ठी होगी तो कामयाब होंगे, अगर एक नहीं हुए तो फिर हमें टूटना पड़ सकता है। शबीर अहमद कुल्ले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर ने यह इजलास यहाँ पे तलब किया था और इस इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि इंतखाबात में हमें एक साथ चलना है और एक साथ चलते हुए अगर किसी ने किसी को कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जिंदा कौमों की मिसाल देनी पड़ेगी। शबीर अहमद कुल्ले ने क्या बताया जरा दिखाते आपको। लोग तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है, करोड़ों रुपए देती है, अरबों रुपए देती है, वो ऐश करते हैं। वो बड़े बड़े सोमों में बड़े बड़े उनके पास स्कॉर्पियो 10-10 होती है, 10-10 PSOs होते हैं, वो पावर इंजॉय करते हैं। और ये जब हर किसी दौर में हमारे जो पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हमारा इस्लाम फैल रहा था उसमें भी, इस दौर में भी जो मकबूर थे उन्होंने भी फायदा उठाया। अगर कोई ये कहेगा कि उनको नहीं पता है, वो फिर वो जो सियासतदान है वो बेवकूफ़ है, जो आजकल ये बात करेंगे कि वो लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। लोग भटकेंगे नहीं। अब देखिए इलेक्शन जब आने वाला होगा उसमें आप देखेंगे लोग किस तरह अपने हुकूक की रखवाली करना जानते। चलिए, आपने अल्ताफ कुल्ले की बात सुनी और इस हवाले से आपको बताते चली कि ये साउंड बाइट जो था उन्होंने सईद अल्ताफ बुखारी के हवाले से दिया था। सईद अल्ताफ बुखारी ने कल ही शोपियां के एक जलसे में बताया था कि PAGD आवाम को गुमराह कर रही है और उसका रद्द अमल जाहिर करते हुए शबीर कुल्ले बता रहे थे कि
अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं दिल्ली की पैदावार हैं, उनके पास सरकार के सभी हथियार हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वो बेपरखी उड़ा रहे हैं। लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी की जमात अपनी पार्टी के लिए आज काउंसलरों का दिन था और पामपुर के कई काउंसलरों ने आज सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत भी इख्तियार की और यहाँ पे सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी का झंडा अपने गले में भी डाला। सईद अल्ताफ बुखारी ने इस सारे मामले को लेकर खुशी का इजहार भी किया। ताहम उन्होंने से मीडिया ने जब सवाल पूछे और सवाल था इंतखाबात में गुपकार अलायंस और उसके साथ साथ तिरंगा, तो गुपकार अलायंस पे क्या बोला सईद अल्ताफ बुखारी ने और उसके साथ साथ तिरंगे पे उनका क्या रद्द-ए-अमल था जो सरकार का हुक्मनामा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुपकार अलायंस या यूं कहें इंतखाबी अलायंस में सईद अल्ताफ बुखारी का रद्द-ए-अमल और उसके बाद हम इसी के साथ दूसरे पहलू पर भी चलेंगे। देखिए, मैं बताऊंगा, इलेक्शन में अपोनेंट जब तक ना हो तब तक इलेक्शन का मज़ा क्या है। इलेक्शन होता ही है जब आगे से कोई लड़ने वाला हो और हमें खुशी है कि वो उनको मिलना पड़ा। ये पहली अक्कासी करता है कि वो सीरियसली ले रहे हैं इस इलेक्शन को और क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पास इश्यूज़ नहीं हैं, उनके पास फ़रेब के बिना कुछ नहीं है और हमारे पास सच के बिना कुछ नहीं है। सच और फ़रेब की जंग है, देखते हैं अल्लाह किसका साथ देता है, लोग किसके साथ देते हैं। लेकिन सर वो लगातार आप इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी की हम असर इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या कर रहे हैं। हम तो जानते हैं, खुद वो बीजेपी की सरकारों में मिनिस्टर रहे, खुद उन्होंने अपने एक सीनियर रहनुमा मोहतरम सोज साहब को इस बात पे खाली पार्टी से निकाला क्योंकि उन्होंने बीजेपी के हक़ में उस वक्त वोट नहीं दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के उसको निकाला गया। तो बीजेपी की बी टीम में वो हैं या हमें दूसरा। सईद अल्ताफ बुखारी सुना आपने, बता रहे थे कि बीजेपी की बी टीम हम हैं नहीं, बीजेपी के साथ तो हाथ मिलाने वाली पीडीपी है और यहाँ पे तारिक हमीद करा को बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने पर पार्टी से निकाला भी गया था, ये बता रहे थे सईद अल्ताफ बुखारी। लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी से तिरंगे पर सवाल पूछा गया। 15 अगस्त की तारीख सरकार ने बताई है कि तिरंगा जो है वो हर घर में लहराना है, बाज़ाब्ता तौर पे नोडल अफसर तैनात किए हैं और सईद अल्ताफ बुखारी ने यहाँ अपना रिएक्शन तिरंगे पर भी दिया। नहीं, ये इसमें क्या है, अगर तिरंगा इस मुल्क का तिरंगा, इसमें तो ये नई बात नहीं है कि तिरंगा हम तो पहले से भी लहरा रहे थे। अगर आज कोई स्कीम चल रही है तो इसमें क्या है, इट्स अ वेलकम स्टेप। इसमें कोई इससे कोई इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। लगाने वाले शायद इसको अनयूजुअल बना रहे हैं। हम तो बचपन से हम जब पैदा हुए तब से हमने तिरंगा लहराया, भी स्कूल में भी लहराया। ये अब घरों पे लहराने की इजाज़त नहीं, कुछ साल पहले तक नहीं थी यहाँ इस मुल्क में। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आज ये कहते हैं घरों में भी लहराएंगे, पहले तो कहीं पर ये नहीं लहराने देते थे। तो ठीक है कि हमारी नेशनलिटी पे शक किया जा रहा है? नहीं, हमारी नेशनलिटी पे क्यों शक किया जाएगा। चलिए, सईद अल्ताफ बुखारी वेलकम कर रहे थे तिरंगा लहराने के फैसले पर, लेकिन अब ज़रा अलमिया की बात करें और ये अलमिया हमारे मुआशरे को खा रहा है, हमारे मुआशरे की जड़ें कमज़ोर कर रहा है। हमारे असातिज़ा, हमारे कंट्रैक्चुअल्स लगातार सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहते हैं और ये नारेबाजी श्रीनगर में आज भी थी। कंट्रैक्चुअल कॉलेज टीचर्स जो थे उनका श्रीनगर में ये मुजाहरा था, मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी और ये भी बता रहे थे कि 20 साल से हमने सरकार की खिदमत दी। उन हालात में जब कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर डिरेल हो रहा था, हमने पटरी पे लाने की कोशिश की और जब वापस पटरी पे आया, पिछले कुछ सालों से सरकार का रवैया एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हुआ है। और इसी पर आज बता रहे थे कि जहां दुनिया भर में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खिदमत हासिल की जाती हैं, यहाँ खिदमत से महरूम किया जाता है। 20 साल खिदमत दी, लेकिन अब इनको घरों में बिठाया गया है और उसके बाद इस उम्र में पहुँचने के बाद, उम्र के इस हिस्से में पहुँचने के बाद इनको कहाँ जॉब मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, किस प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, ये सवाल है, ये अलमिया है। और ये इस अलमिया का दावा कौन करेगा, सवाल है। अलमिया का हिसाब कौन लेगा, सवाल है। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हूं, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूं जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन का। हम यहां पे आज जमा हुए। हमारे जमा होने का मकसद ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 मई 2022 को ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी पेंडिंग सैलरीज को रिलीज किया जाए।
हमारे यहाँ पे जमा होने का खाली मकसद यही है। हम एलजी साहब से, आपकी वसातत से, एलजी साहब से, एडवाइजर हायर एजुकेशन से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से गुजारिश करते हैं इस ऑर्डर को देखें, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें और यहाँ के स्कॉलर्स को जो 20-20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए, उनको मजबूर ना करें हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए, उनको मजबूर। ऑर्डर ये है सर, जो भी लोग स्टेटस को पे काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए तब तक जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है और इनकी पेंडिंग से। आपने साउंड बाइट सुना, नाम भी सुना होगा, डॉक्टर पहले लगा हुआ था, यानी ये पीएचडी है। पीएचडी पढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है और इतना कुछ पढ़ने के बाद भी इसको सड़कों पे आना पड़ता है। या अगर किसी अमेरिका के, किसी यूरोपीय मुल्क में होता तो इसकी वाहवाही होती, इसकी इज्जत होती, लेकिन कश्मीर और अलमिया का ये दूसरा नाम है। यहाँ पे पीएचडी करने के बाद सड़क पे आना पड़ता है और यहाँ पे सरकार से हक मांगने के लिए सरकार देती नहीं है, छीनना पड़ता है और छीनने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। ये अलमिया है, इस अलमिया का हिसाब कौन लेगा? सरकार के इदारों में बहुत से लोग होंगे जो पीएचडी क्या, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं की होगी, लेकिन इनकी फाइलों पे वो आकाशनी करते ही रहते होंगे और फिर सरकार में ये मामला होते ही रहते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं सरकार का एक और वाक़ा, आपने इस नाम सुना होगा, याद होगा, जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक अप्रैल की लगभग 20 तारीख को उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में बताया था कि जम्मू कश्मीर में एक काम के लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए की लगभग रिश्वत जो है वो ऑफर की गई थी और उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार के एक टॉप ब्यूरोक्रेट भी शामिल था रिश्वत देने वालों में। उसके फौरन बाद उसके दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर की आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था, तहकीकात शुरू हुई, छापेमारी हुई और नवीन चौधरी जो तब जम्मू कश्मीर में चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदे पे थे, उनके घर पे भी छापामारी हुई, फौरन उन्हें फिर यहाँ से तब्दील भी किया गया और आज सीबीआई ने 16 जगहों पे मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की और ये सब कुछ जो है केरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के में बताया जाता है मुबैना तौर पे 2200 करोड़ रुपए के घोटाले के हवाले से छापेमारी थी और उस छापेमारी में नवीन कुमार का घर, उसके साथ साथ तब के चिनाब पावर प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के एमडी के घर और कई जो मिडिल मैन हैं उनके घरों पे छापेमारी हुई। पास बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कई जगहों पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां तो नहीं हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल ड्रामा कहें या करप्शन का मामला कहें वो सामने आता दिखाई दे सकता है। लेकिन हम आपको अगला मामला दिखाएंगे हमारे सरकारी इदारों का, तस्वीर और ये ऑर्डर श्रीनगर के सोवरा इंस्टीट्यूट का है। सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ने आज से 3 साल पहले 2020 में बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ 37 ड्राइवरों के लिए असामियाँ निकाली और इन असामियों के लिए बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन अखबारात में जारी किया। तब यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें इंटरव्यू भी दिए, क्वालिफाई लगभग 400 के करीब किया और उन क्वालिफाइड में से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो अभी तक आउट नहीं की जा रही है। इस पर बहुत से लोग खदशात का इज़हार करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे इंटरव्यू लिए गए, फ़ीस जमा की गई और कई हज़ार लोगों से जो फ़ीस जमा कराई गई इंटरव्यू वगैरह के लिए वो कौन वापस मांगता है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं वो कहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर अगर नोटिफिकेशन जारी की है, इंटरव्यू लिए हैं, तो फिर ये ऑर्डर वगैरह फाइनल सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आता है। इस पे लोग बात कर रहे हैं। ये सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का है जहां अब 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ, अभी तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आपको एक और ऑर्डर दिखाएंगे। हम वादी लोलाब के जोन एजुकेशनल जोन खुमरियाल का ये हुक्मनामा जारी हुआ हुक्मनामा दिखाएंगे और ये हुक्मनामा बटनाड़ हाई स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी तब्दीली के हवाले से। बटनाड़ जो इलाका है लोलाब का आखिरी गाँव है, वहाँ की आबादी बहुत ही गरीब है और वहाँ पे एजुकेशन जो है बहुत कम है। यहाँ पे 4 असातिज़ा को ट्रांसफ़र किया गया था। ये असातिज़ा RET सिस्टम के तहत वहाँ पे तैनात हुए थे, लेकिन पिछले दिनों पिछली सरकार में अपने असर रसूख की वजह से, अपने मामलात की वजह से इन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। स्कूल खाली था, कोई टीचर वहाँ पे नहीं था। पिछले दिनों लोग जागे वहाँ के वो इंतज़ामिया के पास पहुँचे और बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ CO से लेके ZDO तक बात पहुँचाते हुए बताया कि स्कूल हमारा है, बिल्डिंग हमारी है, बच्चे हमारे, टीचर कहाँ हैं। और उसके बाद जो वहाँ
से अटैच किए गए 4 टीचर्स थे, उनके लिए जोन एजुकेशन खुमरियाल ZEO खुमरियाल ने बाज़ाब्ता तौर पे CEO कुपवाड़ा फानी साहब की हिदायत पर अहकाम जारी किए और उन्हें 3 दिन के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करने का हुक्मनामा दिया। ये ऑर्डर 20 तारीख को जारी हुआ है और 20 तारीख से आपको बताते चले आज की तारीख है लगभग 7 जुलाई और 7 जुलाई तक अभी तक इन लोगों ने वापस अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं किया है। वहाँ बच्चों को तालीम अभी तक नहीं मिल सकी है। ये एजुकेशन सिस्टम है और इस एजुकेशन सिस्टम में सवाल है और कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर तक ये बात पहुँचाते हुए बताना चाहते हैं कि लगभग माफ़ कीजिए 25 जून को ऑर्डर हुआ है और आज 7 यानी 10 दिन लगभग हो गए हैं, 12 दिन तक टीचर्स वापस नहीं आए। तो ये वो मामला है जिस पे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। वक्त कम है लेकिन दूसरी खबर पे चलते हैं और ये हमारा JK बैंक जो सबके इन दिनों कान अंजर पंजर डीले कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कहते हैं अपग्रेडेशन है और अपग्रेडेशन की वजह से लोगों को परेशानी है, टेंशन है। कहीं पे भी कोई भी सारिफ जम्मू कश्मीर बैंक की खिदमत से एतराफ़ तो करता ही नहीं है और खुददारी की जम्मू कश्मीर बैंक की कोई बात ही नहीं है। JK बैंक की बात है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जम्मू कश्मीर के अगर देखें एक प्रीमियम बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब भी ये अपडेट्स आते हैं आपके पास एक पुराना वर्जन होता है पहले MP का। अगर मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो वो बैठ जाता है हफ्ते, 5 दिन, 4 दिन। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कम से कम 1 हफ्ते लोगों ने सफ़र किया। आपने इवन ये जो पेट्रोलियम आउटलेट्स हैं उनके चलिए मैंने माफ़ी चाहूँगा आपसे। आपको 7 जुलाई बताया, तारीख आज 6 जुलाई है। मेरे PCR यानी कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि 6 जुलाई की आज की तारीख है और 6 जुलाई आज की तारीख मैंने 7 बताया था। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले 6 और 7 के दरमियानी शब, या माफ़ कीजिए 5 और 6 के दरमियानी शब यानी आज सुबह पुलवामा के बाज़ार में एक रेडीमेड दुकान में आग की हौलनाक वारदात से लाखों रुपए का सामान नजर आतिश हुआ है और इस आग के नजर आतिश होने की वजह इसकी बताया जाता है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट है। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और इस नुकसान के हवाले से हम आपको बताते चलें कि सरकारी इमारतों के भी नुकसान की खबरें आपको आती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों श्रीनगर का अस्पताल बूनन जॉइंट अस्पताल में भी आग लगी थी। उससे पहले उसके बाद भी कुछ हुआ था, उस पर ज़रा आएंगे। लेकिन चलते चलते बताएं हमारे साथी मुज़म्मिल अहमद ने वहाँ मौके पे देखा क्या हाल था पुलवामा की आग का, वो आपको दिखाते हैं। मैं बस सुबह 6:30 बजे वातान और दुकान पे बहुत होटल कम कर अमे मूजूब पे सुल कर ये वातान क्राड़ आम जबरदस्त अन पे नजर दिस में जनाब दी अत मे सुकून तो ये मे दुह नान योर जबरदस्त दुह मे फायर सर्विस वाले जनाब दी इन्फॉर्मेशन गई तूर तम वन तक। अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में आज सुबह एक आग की वारदात पेश आई जिसमें एक होलसेल दुकान जो रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पे बेचता था, होलसेल करता था, उसकी दुकान खाकस्तर हो गई। और जहाँ फायर और इमरजेंसी सर्विस मौके पे पहुँच के आग तो बुझाई, कम्प्लेक्स को तो बचाया गया, लेकिन अगर दुकानदार की बात करें तो दुकानदार का जितना भी माल जो ईद मौके पर वो माल खाकस्तर हो गया। और बताया गया जो अब हमने उस दुकानदार उस ऑनर से बात की तो उसने कहा कम से कम मेरा 60 से 70 लाख रुपया इसमें नुकसान हो गया, क्योंकि ये पैसा इसका खुद का ही नहीं होता है, ये बैंक का भी पैसा होता है और जो व्यापारी होते हैं बाहर के उनका भी पैसा होता है। इससे एक घर नहीं कम से कम। मैंने चलते चलते सरकारी इमारत की बात की। याद होगा आपको बूने जॉइंट हॉस्पिटल में आग लगी थी, उसके बाद कोठीबाग पुलिस थाने में लगी, वहाँ वहाँ ट्रैफिक दफ्तर में भी लगी, SMH हॉस्पिटल में लगी थी, या 2 साल पहले लगभग दस्तगीर साहब में लगी थी। और तब के बाद सरकार ने उस साल भी और आज की डेट में भी सरकार ने बताया कि फायर मैनेजमेंट गैजेट्स लगाए जाएंगे जो सरकारी दफातर ताकि कोई ऐसा वाक़ा नहीं हो। लेकिन अब तक 4 महीने गुजर चुके हैं, कहीं पर भी खबर नहीं आ रही है कि महकमा इमरजेंसी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हवाले से कोई खिदमात ली गई हैं, कहीं कोई गैजेट्स लगाए गए ताकि इन हादसों से बचा सके। आग की बात है, आग तबाह कर देती है, लेकिन वक्त कम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।